लास्ट क्लास में हम इलेक्ट्रोकेमिकल सेल से रिलेटेड मैंने आपको फॉर्मूले बताए थे। अगर आप उन फॉर्मूलों को थोड़ा सही तरीके से ध्यान रखो, स्पेशली नेक्स्ट इक्वेशन वाला फॉर्मूला बहुत मेन था, तो अगर आपको फॉर्मूले याद हैं तो आराम से प्रॉब्लम कर सकते हैं। कुछ प्रॉब्लम हमने उस दिन भी करी थी और आज कोशिश करेंगे इस सेल वाले पार्ट की ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉब्लम करें। तो उनमें कुछ प्रॉब्लम मैं आपके सामने लिखी हुई होंगी, उन्हें आपको हर प्रॉब्लम को ट्राई कर। अगर कहीं भी किसी प्रॉब्लम में कोई डाउट आता है तो वो सिर्फ आप उसी टाइम भी पूछ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। थोड़ा सा ध्यान से देखिए, पहली प्रॉब्लम है नेक्स्ट, कैलकुलेट द पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड इन कॉन्टैक्ट विद ए सॉल्यूशन व्हिच पीएच इज 10। मतलब क्या है प्रॉब्लम, सुन लीजिए। प्रॉब्लम है ये एनसीईआरटी और काफी पूछी जाती है कि कैलकुलेट द पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल बताइए जो कि कॉन्टैक्ट में है विद ए सॉल्यूशन व्हिच पीएच इज 10, जिसकी पीएच 10 है उसके कॉन्टैक्ट। तो क्या करना है, तो सबसे पहले आप सभी को यहाँ ये ध्यान देना है कि जब हम यहाँ फॉर्मूला लगाएंगे तो या तो देखो वो टेम्परेचर लिखेगा अगर चेंज होता है, प्रेशर लिखेगा अगर चेंज होता है, अगर नहीं लिखता तो आपको स्टैंडर्ड मान, यानी कि 298 केल्विन यहाँ टेम्परेचर है और प्रेशर 180 है। अगर वो लिख देता तो हम वो लेते, लेकिन यहाँ लिखा हुआ नहीं है तो हम वो लेंगे। तो इसका मतलब हम जैसे यहाँ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालेंगे तो नेक्स्ट इक्वेशन, लेकिन नेक्स्ट इक्वेशन को डायरेक्ट मत करा करो, मार्क्स नहीं मिलेंगे। पहले लिखना है, क्या लिखना है, तो हमें यहाँ ये लिखना है कि अप्लाई नेक्स्ट इक्वेशन एट 298 केल्विन एंड 180 एम प्रेशर, ये लिखना है आपको। जैसे ही हम नेक्स्ट इक्वेशन इस कंडीशन में अप्लाई करते हैं, अब जैसे इस कंडीशन में हम नेक्स्ट इक्वेशन अप्लाई करते हैं तो क्या होता है, जैसे नेक्स्ट इक्वेशन, तो आपको पता है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डायरेक्ट किसके इक्वल होगा, वो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो हमने यहाँ पीएच वाला फॉर्मूला लगेगा डायरेक्ट, माइनस 0.0591 इंटू पीएच। बस अगर आपने ये स्टेटमेंट नहीं लिखा तो मार्क्स नहीं है, ये बात सुन लीजिए, क्योंकि ये फॉर्मूला केवल इस कंडीशन में होता है जब टेम्परेचर 298 हो, प्रेशर 180। अगर प्रेशर और टेम्परेचर चेंज होगी तो ये फॉर्मूला नहीं। तो इस वजह से ये हमें इंडिकेट करना पड़ता है कि हम कौन सी कंडीशन में। तो आप बताइए, सारी वैल्यू आपके पास 0.0591 पीएच है 10, डायरेक्ट मल्टीपल करी, माइनस 0.591, इतने वोल्ट आ गया। एनसीईआरटी प्रॉब्लम थी, काफी पूछी जाती है, ये नोट कर लीजिए। नहीं, पिछले क्लास में करा दी थी इससे। अब बोलो भाई, हो चुका है, समझ में आया? मेरी बात सुन लीजिए, जो मैं आज स्पेशली ध्यान दूंगा मैं के फॉर्मूला में लिखना कैसे, क्योंकि देखो बोर्ड में अगर अच्छे मार्क्स लाने हैं तो सारी कंडीशन पता। हो चुका भाई, ये प्रॉब्लम आपके सामने। कैलकुलेट द ईएमएफ ऑफ द सेल इन विच द फॉलोइंग रिएक्शन टेक्स प्लेस। मतलब कैलकुलेट द ईएमएफ ऑफ द सेल इन विच द फॉलोइंग रिएक्शन टेक्स प्लेस, ये रिएक्शन हो रही है, आपसे पूछा गिवन दैट ई नोट, ये क्या है भैया, ई नोट, ई नोट सेल इतना। अब ये बताइए, जब हमसे ईएमएफ पूछा जाता है तो क्या करना होता है, नेक्स्ट इक्वेशन, और नेक्स्ट इक्वेशन के लिए नेसेसरी कंडीशन इलेक्ट्रोड या सेल रिएक्शन, और सेल रिएक्शन दे रखी है तो सेल रिएक्शन की जरूरत नहीं, डायरेक्ट नेक्स्ट इक्वेशन लगाइए। तो कैसे करेंगे इसमें, नेक्स्ट इक्वेशन अप्लाई नेक्स्ट इक्वेशन एट 298 केल्विन। क्या फॉर्मूला पढ़ो तो, ईएमएफ या ई सेल इसके इक्वल होता है ई नोट सेल माइनस 0.0591 अपॉन एन।
लो, अब बताया था मैंने आपको प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। अब प्रोडक्ट कौन है यहाँ देखो, Na2 और दूसरा क्या है Ag। Ag सॉलिड है, उसे मत लिखिए क्योंकि सॉलिड और लिक्विड की कंसंट्रेशन कितनी लेनी है 1, उसे छोड़ दीजिए, Ag को छोड़ दीजिए, बोलो सॉलिड। नीचे अब क्या आएगा अपॉन रिएक्टेंट, रिएक्टेंट में क्या है Na सॉलिड, छोड़ दीजिए, सिर्फ Ag लिखिए। आयंस को या गैस को लिखना है इस फॉर्मूले में और को छोड़ देना, सॉलिड को छोड़ना है लिक्विड को, क्योंकि उनकी कंसंट्रेशन 1 है, उन्हें लिखने से कोई फायदा नहीं। तो क्या है नेक्स्ट इक्वेशन, EMF इज इक्वल टू E0 माइनस E0 सेल माइनस 0.0591 अपॉन N log कंसंट्रेशन ऑफ Na2 अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ Ag पॉजिटिव का स्क्वायर, बस वैल्यू पुट करो। EMF E0 सेल कितना है, E0 सेल है 1.05 माइनस 0.0591 अपॉन N कितना है, अब देखो N है यहाँ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस या गेन, तो देखो किसी एक में चेंज करो, Ni यहाँ 0 है, यहाँ +2, Ni में कितना चेंज है बोलो, तो किसी एक में चेंज की बात कर दी, दो की तो 2 आ रहा है, चाहे Ag में देखो +1 से 0, 2 की मल्टीपल हो रही है तो इलेक्ट्रॉन कितने हो यहाँ लो। अब सुनो Ni2 पॉजिटिव कितनी है, Ni2 पॉजिटिव की कंसंट्रेशन 0.16, आगे 0 लिखने से कोई फर्क, अपॉन Ag है 0.002 का स्क्वायर। अब एक काम कर लिया करो, देखो कुछ बच्चे यहाँ गलती कर देते हैं, इस पार्ट को अलग से सोल्व कर लिया, इस पार्ट को अलग से सोल्व कर, कैसे, इस पार्ट को देखो 0.16 डिवाइड बाय 0.002 इंटू 0.002, देखो ये पॉइंट हटाएंगे तो ये कंडीशन आएगी, फिर ये पॉइंट हटाएंगे, फिर यहाँ 3 0 और आएंगे, तो 4 बचा, तो 4 से कितना रहे 4 इंटू 10 की पावर, तो नेट डायरेक्ट हम यहाँ क्या लिखोगे अगले स्टेप में 1.05 माइनस 0.02955 log 4 इंटू 10 की पावर, बस अगले स्टेप में वैल्यू लिखनी। अब वैल्यू कैसे, यहाँ लिख रहा हूं मैं, देखो EMF 1.05 माइनस 0.02955, अब इसकी वैल्यू कितनी आएंगे, देखो 10 की पावर 4 कितना होता है, log 10 तो होता है 1, log 10 की पावर 4, ये तो 4 आ गया, और log 4 की वैल्यू उसमें जोड़ दो, क्योंकि मल्टीपल में ऐड होंगे, तो 4 में 4 की वैल्यू जोड़ दो, 4 तो है, 10 की पावर 4 का मतलब तो आ गया 4, और log 4 की वैल्यू है 6021, तो कितनी वैल्यू है 4.6021, बस डायरेक्ट वैल्यू पुट मल्टीपल करके देखो कितनी वैल्यू आ रही है, इन दोनों की मल्टीपल करो, कौन कौन है 0.02955 इंटू 4.6021, ये वैल्यू आ रही 0.136, बस इसका डिफरेंस बताओ कितना होगा, तो यहाँ 5 में से 6 यानी कि इधर 50 में से 36 कितने बचे 40, 10 में से 1.914 इतने वोल्ट। देखो ये बहुत मेन में फिर क्या ना मोस्ट ऑफ द एनसीईआरटी प्रॉब्लम ली है ये जो सब्जेक्ट, जिससे थोड़ी प्रैक्टिस ठीक है। क्या क्या हमने सेल रिएक्शन दी थी, सेल रिएक्शन नहीं लिखी, E0 सेल डायरेक्ट दिया था तो E0 सेल नहीं निकाला, डायरेक्ट नेक्स्ट इक्वेशन लगाई, नेक्स्ट इक्वेशन में प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट वैल्यू पुट करी, उससे सॉल्व। आसान प्रॉब्लम, द सेल इन विच द फॉलोइंग रिएक्शन अकर्स, यानी कि सेल जिसमें ये रिएक्शन हो रही है, क्या रिएक्शन है 2Fe3 पॉजिटिव प्लस 2I निगेटिव गिव्स 2Fe2 पॉजिटिव प्लस I2 हैज E0 सेल इतना है, इसका E0 सेल दे रखा 0.236 वोल्ट एट 298 केल्विन। फिर ये कहता है कैलकुलेट द स्टैंडर्ड गिब्स एनर्जी एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ द सेल रिएक्शन। एक तो स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी और इक्विलिब्रियम, आपको पता है डायरेक्ट फॉर्मूले लगे, क्योंकि जब डेल्टा G0 पूछे
या इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, तो रिएक्शन लिखने की जरूरत नहीं है ना कोई सी चीज की, बस ई नोट सेल चाहिए, वो था हमारे पास, डायरेक्ट प्रॉब्लम कर सकते हैं। क्या होगा बोलो, डेल्टा जी नोट का फॉर्मूला था माइनस एन एफ ई नोट सेल। अब एन यहाँ कितना है, एन है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस या गेन। अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस या गेन देखें, यहाँ देखो किसी एक में चेंज, Fe +3 से +2 हो रहा है, Fe में कितना चेंज है, एक का, कितने Fe है, 2, एक Fe में 2 का, और F है 96500। अब ई नोट सेल, ई नोट सेल कितना, ई नोट सेल दे रखा है 0.236, और एक बात सुन लेना, इसमें यूनिट होती है इसकी कूलाम, इसकी यूनिट क्या होती है, कूलाम पर मोल, और इसकी वोल्ट, और कूलाम और वोल्ट का प्रोडक्ट जूल होता है। तो आंसर जो आएगा हमारा मल्टीपल करने पर जूल पर मोल आएगा, मल्टीपल कर लीजिए बस, क्या वैल्यू आएगी देखो, अगर मल्टीपल करें तो क्या वैल्यू आएगी, फोर्टी 548, ये जूल में। अगर आप इसे किलो जूल बनाना चाहते हो तो -45.548 किलो जूल पर। अब इसका सेकेंड पार्ट, द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आपको बताना है, टेम्परेचर 298 केल्विन है, उसके अकॉर्डिंग आपको लिखना है एट 298 केल्विन। अगर 298 केल्विन पे देखें तो ई नोट से इसके इक्वल था 0.0591 अपॉन एन log Kc। ये अगर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आपसे पूछा है, ई नोट सेल दे रखा है, ई नोट सेल कितना है, 0.236, 0.0591 अपॉन एन है 2 log Kc, log Kc बताइए जरा। तो log Kc एक तरफ छोड़ दीजिए, 2 की इधर मल्टीपल में आएगा 0.236 इंटू 2 अपॉन 0.0591, कितनी वैल्यू आ रही, 7.98, एक डिजिट और 6, 7.986। ध्यान रखना इन दोनों की मल्टीपल इससे डिवाइड, ठीक है, सही है भैया, आंसर चेक कर लेना। अब बताइए, अब आपको केसी बताना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, सुन लो, सामने वाले का एंटीलॉग, केसी इज इक्वल टू एंटीलॉग 7.986। क्या करेंगे, देखो एक बात ध्यान रखना है, 10 की पावर तो 7 आ गया, पॉइंट से पहला तो 10 की पावर में चला जाता है, 0.98 की 6 पर वैल्यू देखोगे लॉग टेबल, एंटी लॉग टेबल में 0.98 की 6 पर वैल्यू, हाँ भाई 0.98 की 6 पर वैल्यू 9683, ये वैल्यू कितनी है, इसकी वैल्यू 9683, एक पॉइंट पे आ जाएगा, ये इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है। देखो अगर गिब्स फ्री एनर्जी या इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पूछा जाता है, हमें सेल रिएक्शन या किसी और चीज की जरूरत है, हमें बस ई नोट सेल चाहिए, अगर ई नोट सेल देता है ठीक, नहीं देता है तो निकाल सकते। देखिए यहाँ दो पार्ट है, राइट द नेक्स्ट इक्वेशन एंड ईएमएफ ऑफ द फॉलोइंग सेल एट 298 केल्विन। तो ईएमएफ भी बताना है और नेक्स्ट इक्वेशन भी, दो अलग अलग सेल हैं, फर्स्ट और सेकंड। ई नोट फॉर mg की CO2 पॉजिटिव एसन, इनकी वैल्यू भी दे रखी। अब क्योंकि इसने नेक्स्ट इक्वेशन और ईएमएफ की बात करी, तो सबसे पहले हमें क्या चाहिए बोलो, सेल रिएक्शन। तो कैसे करते हैं, तो चलिए पहले पार्ट को हम सोल्व करते हैं, फर्स्ट पार्ट को इसके सॉल्यूशन करते हैं, जरा ध्यान दें।
सबसे पहले मेरी बात सुन लीजिए, नेक्स्ट इक्वेशन के लिए जरूरी होती है सेल रिएक्शन। अब सेल रिएक्शन यहाँ कैसे बनाओगे? फर्स्ट Mg से Mg2 पॉजिटिव बनना है, ये है एनोड। एनोड पे क्या रिएक्शन हुई? Mg से Mg2 पॉजिटिव बना बाय लॉस ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन। और ये है कैथोड। कैथोड पे क्या हुआ? Cu2 पॉजिटिव 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके Cu बना। इन दोनों को ऐड करें, इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन कैंसिल, नेट क्या बचा? Mg सॉलिड है, Cu2 पॉजिटिव आयंस है, Mg2 पॉजिटिव आयंस बना और Cu सॉलिड बना। ये सेल रिएक्शन आ गई। एक तो हमें सेल रिएक्शन चाहिए थी, सेल रिएक्शन हमने कैसे लिखी? आप सभी को पता है, दो पैरेलल लाइन के लेफ्ट साइड एनोड था, राइट साइड कैथोड। तो पहले एनोड की रिएक्शन लिखी, फिर कैथोड की, दोनों को ऐड किया इलेक्ट्रॉन इक्वल करके, सेल रिएक्शन। अब आपको पता है नेक्स्ट इक्वेशन के लिए ई नोट सेल और चाहिए। ई नोट सेल कैसे निकालो? ई नोट सेल, ई नोट कैथोड माइनस ई नोट एनोड। आपको मैंने एक बात बताई थी, कभी भी अगर आप ये फॉर्मूला लगाते हो ई नोट सेल यानी कि ई नोट कैथोड माइनस एनोड, हमेशा दोनों के रिडक्शन पोटेंशियल लेने। तो दोनों के रिडक्शन पोटेंशियल आपको लेने, ये बात ध्यान रखना। अब रिडक्शन पोटेंशियल कैसे, सुन लो जरा एक मिनट। अगर हम रिडक्शन पोटेंशियल की कंडीशन को समझे, सुनो देखो, Mg2 से Mg बनना है, रिडक्शन है, Cu2 से Cu बनना है, रिडक्शन, Sn2 से Sn बनना है, रिडक्शन। तो इसका मतलब हर जगह रिडक्शन, तीनों के रिडक्शन दिए तो रिडक्शन ही। अब बताओ यहाँ कैथोड किसे मानेंगे? कॉपर को। और कॉपर की वैल्यू कितनी? कैथोड के सीक्वेंस में 1 2 3 कॉपर है 0.34 और एनोड कौन है यहाँ? Mg। Mg की वैल्यू कितनी है? -2 हाँ -2.36। पता है ये कितना आया? ई नोट सेल, बोलो ई नोट सेल। तो देखिए अगर हम, तो ये हो गया माइनस माइनस प्लस 2.70 वोल्ट, ये आ गया ई नोट सेल। अब नेक्स्ट इक्वेशन देखो, पहले यहां सेल रिएक्शन नहीं थी, सेल रिएक्शन लिख के क्या होगा? हाँ बोलो। नहीं, जो देखो मेरी बात, एनोड पे ऑक्सीडेशन होता है, कैथोड पे रिडक्शन। तो कैथोड पे Cu2 से Cu बनेगा, एनोड पर Mg से Mg2। हमेशा एनोड पे ऑक्सीडेशन लिखना, कैथोड पे रिडक्शन। अब सुनो भाई जरा, अब अप्लाइंग नेक्स्ट इक्वेशन। नेक्स्ट इक्वेशन एट 298 केल्विन। अब नेक्स्ट इक्वेशन एट 298 केल्विन, EMF E नॉट सेल माइनस 0.0591 अपॉन n log कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट। अब जरा बताओ यहाँ देखो, प्रोडक्ट है Mg और Cu, Cu सॉलिड है, छोड़ दीजिए, सिर्फ Mg। कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, Mg सॉलिड है, छोड़ दीजिए, Cu2 पॉजिटिव। वैसे भी आपको पता है कि मेटल जब अपनी प्योर फॉर्म में होता है, यानी कि अलग होता है न्यूट्रल फॉर्म में, तो वो सॉलिड है। एक मरकरी लिक्विड होता है, वरना सारे सॉलिड है। तो सॉलिड को छोड़ दिया, Mg को, Cu, आयंस को लिख। अब सारी वैल्यू आपके पास देखो, ई नोट सेल कितना है? 2.70, 0.0591, n कितना था? 2 log Mg की वैल्यू कितनी है? देखो जरा ऊपर, Mg है 0.001 और Cu की कितनी वैल्यू है? 0.0001। अब अगर बताइए इन्हें हम सोल्व करें, 2.70 ये डिवाइड करें 0.02955, यहाँ क्या बचा? मैं बार बार कहता हूँ इसे डायरेक्ट लिख दो, 0.001 है, 0.0001 है, तो 10 बचा। क्या बचा? 10। और log 10 क्या होगा? 1, तो डायरेक्ट 1 लिख दो। बोलो, वैल्यू माइनस कर लीजिए, आंसर आ गया। कितना बचा? 2.6, नहीं एक मिनट,
2.70 माइनस 0.02 इंटू कितना बचा बोलो 2.6745 इतने वोल्ट। देखो अब सेकंड पार्ट को करते हैं, सभी बच्चे ध्यान दो। सबसे पहले एनोड की रिएक्शन, यहां ध्यान दो जरा। एनोड है यहाँ एसएन, क्या बना एसएन सॉलिड से SN2 पॉजिटिव एक्वस और साथ में 2 इलेक्ट्रॉन। दूसरा कैथोड, कैथोड क्या है बोलो यहाँ हाइड्रोजन, तो H पॉजिटिव 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके H2 गैस बनाए। अब दोनों को ऐड करो, तो ऐड करते हुए याद रखना है इलेक्ट्रॉन इक्वल होने चाहिए, इक्वल कर रखे हैं हमने। SN सॉलिड 2H पॉजिटिव गिव्स SN2 पॉजिटिव एक्वस और साथ में H2 गैस। अब E नोट सेल निकालो, E नोट सेल कैसे आएगा, हाँ E नोट सेल, E नोट कैथोड माइनस E नोट एनोड। ये बताओ कैथोड कौन है यहाँ हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन की वैल्यू कितनी होती है 0। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन का स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल 0 होता है। एनोड कौन है टीन, और टीन की वैल्यू यहाँ कितनी दे रखी है लास्ट वाली माइनस 0.14 वोल्ट, तो वैल्यू आ गई 0.14 वोल्ट। बोलो अब क्या करोगे नेक्स्ट इक्वेशन, applying next equation, applying next equation at 298 कैल क्या होगा बोल EMF E नोट से 0.0591 अपॉन n log। आप बताओ कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, प्रोडक्ट में SN है और हाइड्रोजन गैस, गैस का प्रेशर लिखना है और SN की कंसंट्रेशन, SN की तो कंसंट्रेशन और प्रेशर ऑफ गैस अपॉन नीचे HN का स्क्वायर। सॉलिड को छोड़ दिया हमने, ऊपर प्रोडक्ट और नीचे रिएक्टेंट। अब वैल्यू सारी दे रखी है देखो, E नोट सेल 0.14 0.0591। अब बताओ इलेक्ट्रॉन कितने हैं अक्षिता, कितने हैं लो। SN की कंसंट्रेशन 0.05, हाइड्रोजन गैस का प्रेशर यहां दे रखा है 1 बार, HN कंसंट्रेशन 1 का। बोलो क्या बचा यहां देख के बताओ जो 0.14 माइनस 0.02955। अब जरा एक मिनट सुन लो, यहां क्या बचा log 5 इंटू 10 की पावर -2, 5 इंटू 10 की पावर -2। तो एक मिनट सुन लो, इसकी डायरेक्ट अलग से वैल्यू यहां डायरेक्ट लिखा करो वैल्यू, डायरेक्ट वैल्यू कैसे 0.14 माइनस 0.02955 इंटू इसकी वैल्यू क्या है तो मैं अलग से लिख रहा हूं। देखो log 5 तो होता है 10 की, log 5 तो होता है 0.6990 और 10 की पावर -2 क्या होती है -2, तो इन दोनों का नेट रिजल्टेंट कितना है -1.301, तो इसकी वैल्यू आई -1.301। बस अब इसमें पहले माइनस माइनस प्लस करो फिर ऐड करके आंसर बताओ। फॉर द सेल रिएक्शन दे रखी है, ई नोट की वैल्यू इतनी है, नोट सेल व्हाट विल बी द वैल्यू ई सेल। ई सेल कैसे निकलेगा नेक्स्ट इक्वेशन, नेक्स्ट इक्वेशन के लिए क्या चाहिए सेल रिएक्शन वो दे रखी है, ई नोट सेल वो भी दिया है तो डायरेक्ट लगेगी।
मेरी बात सुनो, देखो जब भी कभी नेक्स्ट इक्वेशन लगाते हो तो दो चीज को देखना, एक तो रिएक्शन चाहिए, एक इनोड सेल। अगर वे दोनों दे दी हैं उन्होंने तो आप उतना काम कम हो जाता है। तो डायरेक्ट नेक्स्ट इक्वेशन क्या लिखोगे इसमें? अप्लाइंग नेक्स्ट इक्वेशन एट 298 केल्विन। अगर नेक्स्ट इक्वेशन 298, क्योंकि टेम्परेचर 298, क्या करोगे? ई सेल ईएमएफ भी लिख सकते हो, ई नोट सेल माइनस 0.0591 अपॉन एन लॉग। अब बताओ भाई ऊपर क्या लिखे? लॉग। रिएक्शन दे रखी, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, प्रोडक्ट कौन है? mg अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, रिएक्टेंट कौन है? ag। ag पॉजिटिव का स्क्वायर, बताना जरा। ई सेल ई नोट सेल कितना है? 3.177, 0.0591 है भाई। इलेक्ट्रॉन कितने हैं? किसी एक में, mg में देख लो या ag, दो का चेंज लॉग, क्योंकि ये चेंज से है। देखो mg 0 से +2 में बदल रहा है लॉग। अब बताओ जरा mg2 पॉजिटिव की वैल्यू 0.01 और ag के 0.0001 का स्क्वायर। अब देखो मैं बार बार एक चीज कहता हूं, इस पार्ट में गलती होने के चांस रहते हैं, कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाती है। आप इसे अलग से पहले पूरा देखो, यहां आया ऊपर है 0.01 और नीचे कितना है? 0.0001 और 0.0001। अगर ये पॉइंट हटाएं तो यहाँ 2 जीरो, फिर ये पॉइंट हटाएं फिर 4 जीरो, तो 10 की पावर 6 आ रहा। और 10 की पावर 6 का लॉग में वैल्यू देखें तो 6 होता है, तो यहाँ डायरेक्ट 6 लिखते हैं, टाइम बचे। अब पहले 6 की मल्टीपल कर लो, पहले 6 की मल्टीपल कर लो फिर माइनस कर। 6 की मल्टीपल करके तो बताओ क्या है? 0.773, तो ये अप्रोक्सीमेट 3 आ रहा है, अप्रोक्सीमेट 3। कौन सा आंसर ठीक है? नोट कीजिए। वो सॉरी, प्राइमरी, सेकेंडरी और फ्यूल सेल किसे कहते हैं? वे सेल जो नॉन डिस्चार्जेबल हैं, केवल एक बार यूज किए जा सकते हैं, और जैसे ही वे डिस्चार्ज हो जाते हैं तो फिर उन्हें फेंक दिया जाता है, उन्हें कहते हैं प्राइमरी सेल। और प्राइमरी सेल में आपके कोर्स में दो हैं, एक ड्राई सेल और एक मरकरी सेल। और सुन लो सभी बच्चे, इस ड्राई सेल और मरकरी सेल में आपको किस पार्ट को बहुत अच्छा पढ़ना है? सुन लो जरा सी, ड्राई सेल हो या मरकरी सेल, एक तो इनके यूज याद रखो। जैसे ड्राई सेल है, ड्राई सेल का अगर हम यूज की बात करें तो ड्राई सेल कहाँ यूज होता है? ट्रांजिस्टर वगैरह में या क्लॉक्स वगैरह में यूज होता है। दूसरा, इसमें एनोड कैथोड की रिएक्शन बस। और तीसरा, इसकी कंसेप्चुअल प्रॉब्लम। कंसेप्चुअल इसमें दो है, एक तो रोल ऑफ Z and Cl2 क्या है, बाकी जो हमने लिखा है ना वो उसकी जरूरत नहीं, मैं फिर कह रहा हूं। देखो एक तो यूज याद रखना, ड्राई सेल यूज क्या है? ट्रांजिस्टर और क्लॉक्स। दूसरा मेन पॉइंट जो याद रखना, एनोड कैथोड की रिएक्शन। तीसरा कंसेप्चुअल। कंसेप्चुअल क्या है? रोल ऑफ Z and Cl2। Z and Cl2 का क्या रोल है? तो आपको बताया था, ड्यूरिंग रिएक्शन अमोनिया प्रोड्यूस होती है और Z and Cl2 अमोनिया के साथ कॉम्प्लेक्स बनाता है, अदरवाइज अमोनिया गैस प्रेशर डेवलप करेगी और सेल को क्रैक कर देगी। एक दूसरा था, ये लॉन्ग लाइफ नहीं होती, अगर आप इसे यूज करो ना यूज करो, ये कुछ दिन के बाद डेड हो जाता है। तो इसका रीजन था, इनमें अमोनियम क्लोराइड होता है जो जिंक कंटेनर को धीरे धीरे कोरिड कर रहा है, यानी कि कोरोजन की वजह से। तो ये ध्यान से सुन लीजिए, चार मेन पॉइंट्स हैं। क्या क्या बताए बोलो?
यूज, फिर सेल, मतलब ये कह सकते हैं कि रिएक्शन, एक तो यूज आपको पढ़ना है इसमें, दूसरा रिएक्शन पढ़नी है, और तीसरे कंसेप्चुअल। बस 3। ऐसी अब मरकरी की बात करते हैं। मरकरी सेल का यूज होता है लो करंट डिवाइस, जैसे कि कान के सुनने की मशीन है, जो रिस्ट वॉच है, हाथ पे कलाई बांधने, इनमें इसका यूज होता है। इसमें एनोड कैथोड की रिएक्शन पूछ सकते हैं, लर्न करनी पड़ेगी, उसमें कोई रूल नहीं है। इसके बाद एक कंसेप्चुअल प्रॉब्लम है इसमें, ये ड्यूरिंग लाइफ हमेशा कांस्टेंट वोल्टेज क्यों देता है, ये पूछा जाए। ये ड्यूरिंग लाइफ कांस्टेंट वोल्टेज क्यों देता है, तो उसका रीजन है कि इसमें कभी भी इलेक्ट्रोलाइट कंज्यूम नहीं होता। बस तो 3 मेन पॉइंट्स अच्छे याद रखो, कंसेप्चुअल, रिएक्शन और यूज, बस यही पूछे जा रहे हैं उससे, समझ में आ गया। तो ये तो थे 2 सेल। अब आते हैं सेकेंडरी सेल। सेकेंडरी सेल कौन से, वे सेल जो रिचार्जेबल होते हैं और जिनमें रिडॉक्स रिएक्शन बार बार कराई जा सकती है, यानी कि जिन्हें हम बार बार रिचार्ज करते रहते हैं। और इसमें 2 एग्जांपल है, एक है लेड स्टोरेज बैटरी और दूसरा है निकेल कैडमियम स्टोरेज सेल। निकेल कैडमियम स्टोरेज सेल। अब सुनो जरा इसमें, लेड स्टोरेज बैटरी, अगर ये कहा जाए कि सबसे ज्यादा आज तक अगर कोई सेल पूछा गया है तो वो लेड स्टोरेज बैटरी है, तो हर बच्चा इस पे ज्यादा मेहनत करे। और कुछ नहीं मेहनत, सिर्फ सेल रिएक्शन, क्योंकि यूज आपको पता है इन्वर्टर में यूज हो रही है, ऑटोमोबाइल में यूज हो रही है, सिर्फ सेल रिएक्शन याद करनी है और कुछ नहीं, इसके सिर्फ सेल रिएक्शन। और सेल रिएक्शन में याद रखना, एक रिएक्शन याद कर लीजिए, चाहे वर्किंग की या चार्जिंग की, एक याद कर लीजिए, दूसरी उसकी अपोजिट होती है, वर्किंग की याद कर लीजिए और कुछ नहीं। सबसे ज्यादा मेन है, अगर सेल पढ़े तो लेड स्टोरेज बैटरी जरूर पढ़े, सबसे ज्यादा यहां से आता है। और 2 मार्क्स में आता, एक में भी नहीं। इसकी सेल रिएक्शन अगर आएगी तो 2 मार्क्स, ये ध्यान रखें। अब आते हैं निकेल कैडमियम स्टोरेज सेल, कहां यूज होता है, ये कैलकुलेटर वगैरह में यूज होता है, ये ध्यान रखें। ये क्या होता है, एक्सपेंसिव होता है, लेकिन ये क्या होता है, ये बेस्ट है देन दैट ऑफ लेड स्टोरेज, लॉन्ग लाइफ होती है इसकी, लेड स्टोरेज बैटरी से अच्छा, लेकिन एक्सपेंसिव, बस इतना है और कुछ। अब तीसरा और लास्ट, फ्यूल सेल। फ्यूल सेल ध्यान रखना, एक ऐसे डिवाइस है जिसमें फ्यूल जलता है और फ्यूल के जलने से डायरेक्ट करंट प्रोड्यूस होता है, यानी कि जैसे फ्यूल जलेगा वहां रिडॉक्स रिएक्शन होगा और रिडॉक्स रिएक्शन से इलेक्ट्रॉन लॉस और गेन होंगे, तो इसका मतलब डायरेक्ट करंट प्रोड्यूस होगा, उसे हम फ्यूल सेल कहते हैं। फ्यूल कौन कौन सा जलता है, एक तो नाम पता हो, यहाँ हाइड्रोजन हो सकता है, मीथेन हो सकता है, कार्बन मोनोऑक्साइड, ये 3 फ्यूल होते हैं। और इसका फ्यूल सेल का सबसे बेस्ट एग्जांपल है हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल, यानी कि इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल, H2O2 फ्यूल सेल, हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल। और आप सभी को याद रखना है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल से रिलेटेड इसमें आपको 2-3 चीजें पूछी जाती है। एक तो ये यूज कहाँ है, जो स्पेस, ये ध्यान रखना, जो स्पेस सेंटर पे पहले इलेक्ट्रिसिटी बनाई जाती थी वो इसी से, यानी कि मून फ्लाइट्स वगैरह में इसी का यूज होता है। अब दूसरी कंडीशन, इसमें एनोड कैथोड की रिएक्शन याद रखना, बस और कुछ नहीं, सब एनोड और कैथोड की रिएक्शन याद करना। क्या याद रखनी, एनोड कैथोड की रिएक्शन। अब इसके कुछ एडवांटेज और डिसएडवांटेज। एडवांटेज क्या है, इसके एडवांटेज है कि इसकी एफिशिएंसी बहुत ज्यादा, कितनी है, थियोरटिकली सुन लीजिए, थियोरटिकली हम 100% मानते हैं, लेकिन प्रैक्टिकली 70% फिर भी मिल जाता है। लेकिन जो थर्मल पावर प्लांट है उनसे भी इलेक्ट्रिसिटी बना रहे हैं, लेकिन उनकी एफिशिएंसी मैक्सिमम ही 40% है, बहुत कम होती है। इसकी एफिशिएंसी ज्यादा है। एफिशिएंसी जानते हो, एफिशिएंसी हमने किसे कहा था, एफिशिएंसी ऑफ सेल अगर हमसे पूछा जाता है, एफिशिएंसी
ऑफ सेल। तो इसका यूज क्योंकि बोर्ड लेवल पे होता नहीं, डेल्टा जी अपॉन डेल्टा एच। अगर परसेंट में बतानी है तो इंटू 100 कर दो, और अगर ऐसे ही लिखनी है तो सिर्फ ऐसे ही छोड़ दो, क्योंकि बोर्ड लेवल का ये फॉर्मूला नहीं, कभी नहीं पूछता। तो एफिशिएंसी का मतलब है कि डेल्टा जी अपॉन डेल्टा एच इंटू 100। अब इससे आगे समझिए इसकी ड्रॉबैक। ड्रॉबैक क्या है? इसमें जो इलेक्ट्रोड यूज होते हैं बहुत ही कॉस्टली। दूसरा, इसमें जो इलेक्ट्रोलाइट होता है NaOH वो कोरोसिव इन नेचर, तो इस वजह से हम इसको यूज नहीं कर पाते, यानी कि इसकी ड्रॉबैक है। अब ये बताइए सेल वाला पार्ट समझ में आ गया। अब हमें सीखना इस सेल से ही जुड़ा हुआ टॉपिक है रस्टिंग। अगर हम रस्टिंग ऑफ आयरन की बात करें, समझ लेना, जब रस्टिंग ऑफ आयरन सेल से ही जुड़ा हुआ पार्ट। रस्टिंग ऑफ आयरन क्या होता है? तो देखो, रस्टिंग ऑफ आयरन में मेनली कंसेप्चुअल प्रॉब्लम आएगी, लेकिन कभी कभी इसमें एक मैकेनिज्म पूछ सकते हैं, तो उसे थोड़ा सा समझ लीजिए होता क्या है। रस्टिंग कैसे लगती है? रस्टिंग लगती है जब आयरन ऑब्जेक्ट एयर और वाटर के कांटेक्ट में होता है। जब आयरन एयर और वाटर के कांटेक्ट में होता है रस्टिंग लगती है। अब अगर कोई आपसे, यानी कि रस्ट लग जाती है, अब अगर कोई आपसे कहता है कि ये इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है, ये एक्सप्लेन करो, तो इसके लिए अब हमें इसकी मैकेनिज्म समझनी है। तो देखो, मैंने पूरा प्रोसेस आपको लिखाया है, मैकेनिज्म ऑफ रस्टिंग ऑफ आयरन। तो कुछ नहीं है, अपनी वर्ड्स में एक्सप्लेन करो कैसे। देखो जरा, मान लीजिए कोई आयरन ऑब्जेक्ट है हमारे पास, सुन लीजिए हम कैसे लिखते हैं। हमारे पास, यहां देखो भाई, हमारे पास एक आयरन ऑब्जेक्ट है, तो इसमें किसी एक पर्टिकुलर प्लेस पर ऑक्सीडेशन होता है, यानी कि आयरन इलेक्ट्रॉन लॉस करता है, क्या बनाता है? Fe2 पॉजिटिव, और इस पार्ट को हम क्या कहते हैं? एनोड। ध्यान से सुन लीजिए, आयरन ऑब्जेक्ट जो कि एयर और वाटर के कांटेक्ट में है या एयर और मॉइस्चर के कांटेक्ट में है, उसमें किसी एक पर्टिकुलर प्लेस पर आयरन का ऑक्सीडेशन होता है, क्या बनता है? Fe2। ये पार्ट क्या कहलाता है? जिस जगह ये प्रोसेस होती है, एनोड। और यहां इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल भी याद रखना है। इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कितना होता है? इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल -0.44 वोल्ट, इतना होता है। अब ये रिएक्शन होती है, क्यों होती है? क्योंकि हमने इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में पढ़ा है, ऐसा कोई भी एलिमेंट इलेक्ट्रॉन लॉस कर सकता है जिसका रिडक्शन निगेटिव है। तो रिडक्शन निगेटिव है, लॉस कर सकता है। तो ये रिएक्शन क्या थी? एनोड की। अब जो इलेक्ट्रॉन यहां लॉस हुए, ये इलेक्ट्रॉन इस रोड से आगे बढ़ेंगे। मान लीजिए यहाँ Fe2 बन गया, इसे ऐसे समझो, यहाँ Fe2 बन गया, और जो इलेक्ट्रॉन यहां से निकले हुए इलेक्ट्रॉन इसी रोड में, यानी कि इसी ऑब्जेक्ट में मूव करेंगे, और जब वो मूव करेंगे तो वे दूसरी प्लेस पे पहुंचेंगे। अब दूसरी प्लेस सुन लो, ठीक उसके बराबर में भी हो सकती है या गैप से हो सकती है। तो ये इलेक्ट्रॉन जो इसने लॉस किए बराबर में गेन करता है। कौन करता है इन इलेक्ट्रॉन को? इन इलेक्ट्रॉन को गेन करता है ऑक्सीजन गैस इन द प्रेजेंस ऑफ Hi। ये 4 इलेक्ट्रॉन गेन करता है और क्या बना देता है? 2H2O लिक्विड बना। अब जिस जगह ये इलेक्ट्रॉन गेन होते हैं जो यहाँ लॉस हुई, आप कहोगे लॉस तो 2 हो रहे हैं, यहाँ 4, तो 4 कर सकते हो, 2 की मल्टीपल कर, इसे आप 4 भी कर सकते ऐसे। तो यहाँ इलेक्ट्रॉन लॉस हुई, यहाँ गेन हुई। इस जगह को हम क्या कहते हैं? कैथोड। जहां इलेक्ट्रॉन गेन होते हैं इसको हम क्या नाम देते हैं? बोलो, कैथोड कहते हैं। तो इस तरीके से, और यहां इसका जब पोटेंशियल देखते हैं तो ये 1.23 वोल्ट होता है, यानी कि यहां इलेक्ट्रॉन लॉस हुई, ये जगह एनोड थी, यहां इलेक्ट्रॉन गेन करे ऑक्सीजन ने, ये कैथोड थी। तो इसका मतलब इसमें एनोड कैथोड दोनों है, तो ये एक सेल बन चुका है। क्या बन चुका है? सेल। बोलो, अब इसका पोटेंशियल इतना है। अब यहां इलेक्ट्रॉन गेन हो जाते हैं। क्यों गेन हो जाते हैं? क्योंकि जिस वो स्पीसीज इलेक्ट्रॉन गेन कर सकती है जिसका रिडक्शन पॉजिटिव है, तो ये पॉजिटिव ये गेन कर सकता है, लॉस कर सकता है। अब अगर हम ओवरऑल सेल रिएक्शन देखें, अभी सेल यानी कि जो रिएक्शन हो, जो हमने इलेक्ट्रोकेमिकल फिनोमिना बोला कि यहाँ सेल है, एनोड कैथोड, तो क्या हो? इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन कैंसिल होगी और यहाँ क्या बना? 2Fe सॉलिड
O2 गैस प्लस 4H आयन एक्वस, और साथ में बना Fe2 पॉजिटिव एक्वस 2H2O लिक्विड। और अब अगर हम इस रिएक्शन का ई नोट देखें, पूरी रिएक्शन तो कितना आएगा ई नोट रिएक्शन? देखो, कैथोड माइनस एनोड, कैथोड में से एनोड की वैल्यू माइनस करें तो प्लस 1.67 वोल्ट आता है, और ये वैल्यू ये बताती है रिएक्शन होती है। ये वैल्यू पॉजिटिव आ रही है, इसका मतलब रिएक्शन हो रही है। तो ये कंडीशन है। अब अभी प्रॉब्लम आती है, हम पढ़ क्या रहे थे, रस्टिंग ऑफ आयरन, लेकिन अभी रस्ट नहीं लगी। रस्ट कैसे लगी? अब ये जो Fe2 बना है फेरस, ये फिर अलग से एयर में रिएक्शन करता है। ये Fe2 अब ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगा इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, और क्या बनाएगा? अब रस्ट बनेगी। ये फेरस जो है ये फेरिक में बदल जाएगा Fe2O3, और साथ में रस्ट बनेगी। और इस रस्ट का अगर हम नेट फॉर्मूला लिखते हैं तो फॉर्मूले में वाटर भी जोड़ने हैं हमें, .XH2O प्लस 4HN, ये बन जाता है, इसको हम रस्ट कहते हैं। तो रस्ट कब लगी बोलो? फेरस ने फेरिक आयंस बनाया, ये रस्ट। तो अब आप सभी बच्चों को ध्यान रखना है, अगर पेपर में आता है राइट द मैकेनिज्म ऑफ रस्टिंग ऑफ आयरन, तो ये पूरा स्टेप आपको लिख के आना है। अब वर्ड्स लिख दो अच्छी बात है, लेकिन मेनली ये है कि एक एनोड है, कैथोड। आपसे ये पूछा जा सकता है रस्टिंग ऑफ आयरन एक इलेक्ट्रोकेमिकल फिनोमिना, आप कैसे एक्सप्लेन करो? वो आप कर सकते। रस्टिंग ऑफ आयरन एक इलेक्ट्रोकेमिकल फिनोमिना है, आप कैसे एक्सप्लेन करोगे? वो कर सकते। अब प्रॉब्लम आती है कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो रस्टिंग को बढ़ा सकते हैं। तो रस्टिंग को बढ़ा सकते हैं अगर हम यहाँ नॉर्मल वाटर की जगह सेलाइन वाटर ले, तो सेलाइन वाटर में रस्टिंग फास्ट हो जाती है। याद रखना, इन सेलाइन वाटर रस्टिंग फास्ट हो जाती है। ऐसा क्यों? बोलो, सेलाइन वाटर में रस्टिंग फास्ट क्यों हो जाती है? क्योंकि सेलाइन वाटर में होते हैं आयंस, जिसकी वजह से वहां आयंस की वजह से करंट तेजी से कंडक्ट होता है, रस्टिंग फास्ट होता है। अब आती है इसका प्रिवेंशन, यानी कि रस्टिंग से बचाव। अब रस्टिंग से हम कैसे बचाव करते हैं? तो अगर हम इसके प्रिवेंशन की बात करें, प्रिवेंशन फ्रॉम रस्टिंग, तो इसमें हम सबसे पहले एक तो एंटी रस्ट सॉल्यूशन यूज कर सकते हैं। ये कहां यूज होता है? कार रेडिएटर। याद रखना, हम एंटी रस्ट सॉल्यूशन यूज कर सकते हैं। कहां करते हैं बोलो? कार रेडिएटर। तो कार रेडिएटर में एंटी रस्ट सॉल्यूशन यूज किया जाता है, एल्कलाइन सॉल्यूशन यूज किया जाता है। ये ध्यान रखना, क्रोमेट और फॉस्फेट का। वे क्या करते हैं? एक तो वहां अवेलेबिलिटी ऑफ हाइड्रोजन आयन को खत्म कर देते हैं, और दूसरा अवेलेबिलिटी ऑफ हाइड्रोजन आयन खत्म हो जाता है, और दूसरा प्रोटेक्टिव लेयर बनाते हैं। दूसरा मेथड आता है कैथोडिक प्रोटेक्शन। कैथोडिक प्रोटेक्शन क्या है? देखो, आप सभी को पता है रस्ट कब लगी। बोलो, अगर हम यहां देखें, रस्ट कब लगी? जब आयरन का ऑक्सीडेशन हो। अगर हम आयरन का ऑक्सीडेशन होना रोकते हैं, कैसे रोक सकते हैं? आयरन को कैथोड बनाते, यानी कि आयरन को उससे ज्यादा रिएक्टिव मेटल से जोड़ दीजिए। तो आयरन को कनेक्ट करना है किसके साथ? उससे ज्यादा रिएक्टिव मेटल के साथ, मोर रिएक्टिव मेटल के साथ। अब जब मोर रिएक्टिव मेटल के साथ हम आयरन को कनेक्ट कर देते हैं तो क्या होता है? आयरन कैथोड बन जाता है, मोर रिएक्टिव एनोड, और रस्टिंग रुक जाती है। बस। तो याद रखिए, अगर रस्टिंग से बचाना है सबसे बेस्ट मेथड है कैथोडिक प्रोटेक्शन। इसके बाद आता है थर्ड, सैक्रिफिशियल प्रोटेक्शन। सैक्रिफिशियल प्रोटेक्शन, सैक्रिफिशियल प्रोटेक्शन का मतलब है किसी मेटल की लेयर चढ़, किस मेटल की? आयरन ऑब्जेक्ट के ऊपर लेयर चढ़ानी है, किसकी?
जो उससे ज्यादा रिएक्टिव मेटल हो, यानी कि कोटिंग ऑफ मोर रिएक्टिव मेटल ऑन आयरन ऑब्जेक्ट। अगर आयरन ऑब्जेक्ट पर उससे ज्यादा रिएक्टिव मेटल की कोटिंग कर दे तो ये क्या होगा, ये सैक्रिफिशियल प्रोटेक्शन। ये हमें, तो सैक्रिफिशियल प्रोटेक्शन क्या है, उससे ज्यादा रिएक्टिव मेटल की कोटिंग, ये हमें। और ऐसे केस में स्पेशली हम जिंक की कोटिंग करते हैं। अगर कोटिंग क्रैक भी हो जाए तो रस्टिंग नहीं होती, लेकिन याद रखना है अगर आयरन से कम रिएक्टिव मेटल हो तो कोटिंग क्रैक होते ही रस्टिंग हो जाए। तो यहां मेरी बात सुन लीजिए, इस रस्टिंग में मैं फिर कह रहा हूं ये जो कंसेप्चुअल पॉइंट है ये याद, क्या बताया कि एंटी रस्ट सॉल्यूशन क्यों यूज करते हैं, तो ये अवेलेबिलिटी ऑफ HIN को खत्म करते हैं। दूसरा, कैथोडिक प्रोटेक्शन कैसे यूज करते हैं, मोर रिएक्टिव मेटल से कनेक्ट करते हैं। तीसरा, सैक्रिफिशियल प्रोटेक्शन क्या है, यानी कि मोर रिएक्टिव मेटल की लेयर चाहिए। ये ध्यान रखें, आपको यहां इस टाइप से प्रॉब्लम आ सकती है, 3 एलिमेंट देगा A B Fe और C, इनके इलेक्ट्रोड पोटेंशियल देगा E0 रिडक्शन, मान लीजिए इसका -0.5 है, इसका -0.7 है, इसका दे दिया -0.44 और इसका दे दिया -0.14। अब आपसे ये कहेगा बताइए किस केस में रस्टिंग नहीं होगी अगर हम उसके ऊपर कोटिंग करते हैं, ए और बी में नहीं होगी, क्योंकि ए और बी मोर रिएक्टिव देन आयरन। जिसका रिडक्शन पोटेंशियल कम होता है वो मोर रिएक्टिव होता है, तो ए और बी आयरन से मोर रिएक्टिव, तो ए और बी में अगर कोटिंग क्रैक भी हो जाए तो रस्टिंग नहीं होगी, लेकिन सी की कोटिंग जब तक है तब तक बचा रहेगा, लेकिन कोटिंग क्रैक होगी तो रस्टिंग हो जाएगी। तो ये था पूरा पार्ट इलेक्ट्रोकेमिकल सेल वाला, जिसमें सेल भी आ गया, रस्टिंग ऑफ आयरन भी आ गया। अब इसके बाद अगर आप आगे समझो, अब इसके बाद दूसरा पार्ट आता है इसमें इलेक्ट्रोलाइसिस।